भैया ये कह रहे हैं, अरे यार चलो मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ, पहला अध्याय 33वां सूत्र, 7 नयों की यहाँ पर बात चल रही है। 7 नयों में हमने 7 नयों के नाम आप मुझे बताइए, कौन कौन से नए हैं 7 नए? व्यवहार, सूत्र, शब्द, समविरूढ़ एवं भूत। ठीक है, ये 7 नए हैं। ठीक, इन 7 नयों में एक सेकंड, ये नीचे जो ये पट्टी बनी हुई है, अगर इस पे कुछ लिखा नहीं आ रहा है तो इसे हटवा दो। मतलब कुछ लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो क्या मतलब इसका। ठीक है, 7 नयों में हमने नैगम नय, कोई मुझे बताइए शॉर्ट में कि नैगम नय क्या है, क्या करता है नैगम नय? भाई मैं बताऊं हाँ बताइए। कि भाई साहब पहले अपन कोई कार्य करने का संकल्प करेंगे और फिर कार्य का आरंभ करना वह निगम है। बिल्कुल, 2 चीजें हैं। एक तो कार्य का संकल्प और कार्य का आरंभ हो, तब भविष्य के कार्य में वर्तमान से आरोप आता है, उसे कौन सा नय कहते हैं? निगम नय। नैगम नय। ठीक, दूसरा है संग्रह नय। संग्रह नय क्या काम करता है? बोलो, अनेक पीछे वस्तुओं का संग्रह। पीछे पीछे बताओ। हाँ बोलो। हाँ भैया, अनेक वस्तु का जो संग्रह रूप बताता है उसे निगम, ये संग्रह ने कहते हैं। जैसे कि द्रव्य, जो 6 द्रव्य को द्रव्य कहते हैं। बिल्कुल, देखो नैगम में आपको एक दृष्टांत दिया था कि जैसे कोई फरसा बनाने के लिए जा रहा है या कोई चावल पकाने के लिए लकड़ी इकट्ठी कर रहा है, वो ये कहे कि मैं चावल बना रहा हूँ, क्योंकि उसने संकल्प भी कर लिया है और उसका उद्यम भी उसने प्रारंभ कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही संग्रह नय में, मतलब जिसने एक बहुत बड़े सत का संग्रह किया है, जीव का संग्रह किया है, द्रव्य का संग्रह किया है, एक ग्रुप वाला, वो होता है संग्रह नय। और व्यवहार नय क्या है? हाँ बताओ। कौन भाई साहब? हाँ आप ही बताओ। संग्रह जो है ना, उसमें भी भेद कर देना, उसे व्यवहार कहते हैं। जैसे जैसे 6 द्रव्य हैं, उसमें जीव को अलग कर देना, जीव का भेद कर दिया तो उसे व्यवहार कहेंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमने जीव कहा, ये संग्रह नय है या व्यवहार में? व्यवहार, क्योंकि उसका मेन हेडिंग तो द्रव्य में आएगी नहीं, तो 6 द्रव्य में, तो फिर वापिस मैंने कहा जीव, ये संग्रह नय है या व्यवहार में? संग्रह में आएगा भाई साहब। इधर आगे दो, मोहित खुद। ये संग्रह नय भी है, व्यवहार नय भी है। बिल्कुल, कैसे? जैसे यदि हम द्रव्यों की अपेक्षा बात कर रहे हैं तो व्यवहार नय हो जाएगा, लेकिन यदि हम एक साथ सभी जीव द्रव्यों का ग्रहण कर लेंगे तो संग्रह नय हो जाएगा। बिल्कुल, ये सही बात है। वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। मैं अगर जीव की बात कर रहा हूँ, मैं 6 द्रव्य में से भेद करके बात कर रहा हूँ, या मैं जीवों के समूह अपेक्षा कह रहा हूँ। यदि मैं भेद करके बात कर रहा हूँ 6 द्रव्य में से जीव की, तो ये कौन सा नय है? व्यवहार। व्यवहार नय। सबको समझ में आ रहा है? तो सब बोलो, ये कौन सा नय है? व्यवहार नय। और यदि मैं एक जीव सामान्य की अपेक्षा पूरा संग्रह कर रहा हूं, सब जीवों को भेदों को करके, तो ये कौन सा नय है? संग्रह नय। ठीक है, तो ऐसा संग्रह नय और व्यवहार नय, ये 2 चीजें, ये 3 नय अपने हुए थे। मैंने आपको बताया था 3 नयों में ये जो 7 नय है, इसमें से कितने नय द्रव्यार्थिक और कितने नय पर्यायार्थिक हैं? 3 4। देखो, नैगम, संग्रह और व्यवहार, ये तीनों नय कैसे हैं? द्रव्यार्थिक। द्रव्यार्थिक। और ऋजु सूत्र, शब्द, समविरूढ़ और एवं भूत, ये चारों कैसे हैं? पर्यायार्थिक। नय मैंने पर्याय की मुख्यता से बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए, आज अपना जो प्रकरण आना है, ये 4 नए हैं और फिर इसके बाद कुछ एक आध प्रश्नोत्तर है। इसमें से एक और थोड़ा सा डिवीजन है नयों का। एक तो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक वाला हो गया, दूसरा डिवीजन है ज्ञान नय, अर्थ नय और शब्द नय। इससे आपको और ज्यादा बात क्लियर होगी। कौन कौन सा डिवीजन? ज्ञान, अर्थ और शब्द।
ज्ञान अर्थ और शब्द नहीं, ज्ञान नए, अर्थ नए, शब्द नए। कौन कौन सा? ज्ञान नए, अर्थ नए, शब्द नए। ज्ञान नए, अर्थ नए और शब्द नए। ठीक है, ये तीन है। अब इन तीनों नयों के अंतर्गत अगर हम डिवीजन करें 7 नयों का, देखो ज्ञान नय तो क्या होता है, जो कई बार जो वस्तु विद्यमान है मात्र उसकी बात नहीं करके, पर जो अविद्यमान भी है ना, उपचार करना, कल्पना करना, उसकी भी बात करता है। तो ज्ञान नय के अंदर 7 में से कौन सा नय आएगा? नेगम नए। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्योंकि ज्ञान नय अविद्यमान भी वस्तु को विषय कर लेता है, जो कल्पना का भी विषय बन जाती है या उपचार का भी विषय बन जाती है। तो ऐसा ज्ञान नय के अंतर्गत कौन सा नया आएगा 7 में से? नेगम और सारे संग्रह। आएंगे, नेगम और सारे संग्रह। आएंगे। सारे नहीं आएंगे, सारे नयों का विषय कल्पना थोड़ी होता है। नैगम और पर भैया संग्रह। आपने कहा था विद्यमान का भी करता है और अविद्यमान का भी। हाँ, विद्यमान नहीं, ज्ञान नय ठीक है। ज्ञान नय वो जो विद्यमान है वो हम ले लेंगे अर्थ नय। ज्ञान नय में मुख्यतः से वही बात आएगी कि जिसे हम उपचारित कर रहे हैं और जो विद्यमान नहीं। आप सिर्फ ज्ञान में उस चीज, जैसे आकाश कुसुम है, ठीक है, आकाश का फूल, अब ये अर्थ नय का विषय है क्या? नहीं। और ज्ञान नय का है। बन जाएगा। तो इसी तरह से नैगम नय है, वो कौन से नय में जाएगा? ज्ञान नए। ज्ञान नय, ठीक है। दूसरा होता है अर्थ नय। अर्थ नय होता है जो ये बात करता है, जो वस्तु विद्यमान है वो वस्तु से बात करता है, चाहे वो द्रव्य में पर्याय। तो इसमें कौन कौन से नए जाएंगे? संग्रह जाएगा। कि देखो, पहली बात इसमें नैगम नय भी आएगा, क्योंकि नैगम नय का एक अंश अगर उपचार है तो एक अंश उसका वो वस्तु भी है। मतलब अगर वो किसी में उपचार भी कर रहा है तो उपचार हवा में कर रहा है या कुछ वस्तु है तब उपचार कर रहा है? नैगम नय निरर्थक उपचार कर रहा है कि ऐसी चाहे जिसका चाहे जहां, या कोई वस्तु है तब उपचार कर रहा है? वस्तु है। तो इसलिए अर्थ नय में नैगम नय भी आएगा, फिर आपका संग्रह नय, आपका व्यवहार नय और ऋजु सूत्र नय। ये चारों कौन से नय के अंतर्गत आएंगे? अर्थ अर्थ नए। ने। अर्थ नय के अंतर्गत। सबको समझ में आ रही है बात? जी। ये चारों अर्थ नय के अंतर्गत आएंगे। कुछ कह रहे हो भैया अर्षित? अर्थ नय का एक बार फिर से बता दीजिए। जो विद्यमान वस्तु को विषय करता है, वस्तु की तरफ से बात करता है, फिर चाहे वो जैसे द्रव्य की बात करी, सत की बात करी, परमाणु की बात करी, ऋजु सूत्र नय में पर्याय की बात करेंगे, तो सत वस्तु की तरफ से जो बात करता है वो अर्थ नय। ठीक है, भैया आपने कौन कौन से नए बताए? संग्रह, व्यवहार, शुरू के 4। शुरू के 4। भाई साहब, और सिर्फ नैगम नय ज्ञान नय में अकेला आएगा? ज्ञान नय में अकेला नैगम नय आएगा, ठीक और है। अर्थ नय में शुरू के 4 नय आएंगे। ठीक। और बाकी के जो 3 नय हैं, शब्द है, समविरूढ़ है, एवं भूत है, ये वस्तु की मुख्यता से नहीं ज्ञान करती। किसकी मुख्यता से ज्ञान करते हैं? द्रव्य की। पर्याय। पर्याय की। पर्याय की, और पर्याय में भी शब्द की मुख्यता से। ये चारों हैं तो पर्यायार्थिक नय। ऋजु सूत्र भी शब्द, समविरूढ़ एवं भूत। पर ऋजु सूत्र नय अर्थ नय है या शब्द नय है? शब्द और अर्थ दोनों है। पर्याय। ऋजु सूत्र नय शब्द नय है या अर्थ नय? अभी क्या बताया मैंने आपको? अर्थ नय। अर्थ ने। अर्थ क्यों? ने। पर्याय की बात कर रहे हैं, उसे शब्द से कोई मतलब नहीं है, वो पर्याय से बात कर रहे हैं ऋजु सूत्र नय। पर बाकी के जो 3 नय हैं उन्हें वस्तु से मेन मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है शब्दों से, कि आप किस वस्तु के लिए कौन सा शब्द का यूज कर रहे हैं। तो वे बाकी के जो 3 नय हैं वे किस नय के अंतर्गत आते हैं? शब्द। शब्द ने। हाँ। शब्द ने। वे ये तो- तीनों शब्द नय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अभी जब हम स्वरूप देखेंगे तब और विस्तार से इसकी बात क्लियर हो जाएगी। अभी वापस क्लियर करो, ज्ञान नय में कौन सा नय आया? नैगम ने। नैगम नय। अर्थ नय में नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र। ये चारों आए, और शब्द नय में शब्द, संविरूढ़ एवं भूत। ठीक है, शब्द, समविरूढ़ एवं भूत, ये तीनों शब्द। माने कंफ्यूजन आपको यहां हो रही है कि ऋजु सूत्र नय द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में से तो पर्यायार्थिक, और अर्थ और शब्द में से अर्थ है। मतलब एक तरफ तो वो इनके साथ जा रहा है, शब्द, समविरूढ़ एवं भूत के साथ, और एक तरफ इधर जा रहे हैं इनके साथ, नैगम, संग्रह, व्यवहार के साथ।
ये बात कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है आप लोगों को? यही हो रही है। किस चीज में? चंदल को अबे इसी में भाई साहब जो आपने अभी बताया। अच्छा चलो आप ही बताओ। द्रव्यार्थिक नय कौन कौन से हैं? नैगम, संग्रह और व्यवहार। पर्यायार्थिक नय? ऋजु सूत्र, शब्द, संभिरूढ़ और एवंभूत। एवं भूत। ठीक है, अभी बस इतना समझ के बैठ जाओ, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। आगे देखो, पैराग्राफ नंबर 245 जो ऋजु सूत्र नय वाला प्रकरण है वो हमें यहाँ पे देखना है। ऋजु, अच्छा पहले ऋजु सूत्र नय क्या है मैं वो सीधा बता देता हूँ। जैसे संग्रह नय ने क्या किया था? संग्रह नय ने क्या किया था? अनेक वस्तुओं का संग्रह, अनेक वस्तुओं का संग्रह। जैसे द्रव्य है, सत है, सब गणित, व्यवहार नय ने क्या किया था? भेद किया था उसमें। भेद कर करके कि जीव की अब बात करेंगे वो भेद कर देगा। ऋजु सूत्र ने पर्याय से बात करी, ठीक, वो सीधा वर्तमान पर्याय को पकड़ेगा, सीधा। उसे कोई मतलब नहीं है आप आगे क्या करोगे, आप पीछे क्या कर रहे थे, पर आप वर्तमान में क्या कर रहे हो ये ऋजु सूत्र ने पकड़ेगा। तो जो वर्तमान एक समय की पर्याय को ग्रहण करता है वो कौन सा नय है? ऋजु सूत्र नय। ऋजु सूत्र नय। देखो, ऋजु प्रगुणम सूत्रयति तंत्रयति इति ऋजु सूत्र। जो ऋजु मतलब सरलता से प्रगुण होता है, ये हमने पीछे जो मना पर्याय ज्ञान वाला प्रकरण पढ़ा था वहां पे ऋजु शब्द का अर्थ पढ़ा था। ऋजु है, सरल है, प्रगुण है, ठीक। जो सरलता से सूत्रयति तंत्रयति इति ऋजु सूत्र, जो सरलता से वस्तु को ग्रहण करता है। अब एक बात बताओ, किसी भी वस्तु को ग्रहण करने के लिए सरल क्या रहता है? उसके आगे पीछे की पर्याय से या उसकी वर्तमान पर्याय से? आप लोगों को आज आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही? आ रही है। बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? बोल रहे हैं। हाँ, तो मुझे ये बताओ, मैंने क्या पूछा था? हाँ, किसी द्रव्य को या किसी वस्तु को उसकी आगे पीछे की पर्याय से पकड़ना ज्यादा आसान है या वर्तमान पर्याय से पकड़ना ज्यादा आसान है? वर्तमान पर्याय से। जैसे अशेष कितना भी आगे पीछे अच्छा हो, पर अगर क्लास में मस्ती करेगा तो ऋजु सूत्र ने उसे क्या पकड़ेगा? मस्तीखोर। मस्तीखोर है। ये तो मस्तीखोर है, मस्ती करता है। वो कहेगा अरे भैया मैं तो आगे पीछे बहुत पढ़ाई करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। अरे होगा, हम संग्रह नय की बात नहीं कर रहे, हम कौन से नय की बात कर रहे हैं? ऋजु सूत्र नय की। ऋजु सूत्र नय की जो वर्तमान पर्याय को पकड़ेगा। तो ऋजु सूत्र नय तो तुम्हें कह देगा कि अशेष तो कैसा है? मस्तीखोर। फिर भले ही वो अच्छा कोई विद्यार्थी 99% पढ़ाई करे, अपने टाइम 99% पढ़ाई में यूज करे, और वो 1% खेल रहा हो, कुछ देर के लिए खेल रहा हो, पर कोई नए व्यक्ति बाहर से आया और वो एनालाइज कर रहा है विद्यार्थियों का, और वो देख रहा है कि 10 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और ये विद्यार्थी खेल रहा है, तो उसके दिमाग में क्या इमेज बनेगी? ये पढ़ता ही नहीं है, खेलता ही रहता पढ़ता ही नहीं है, ये तो खेल रहा है, और ये विद्यार्थी ये सारे पढ़ रहे हैं। मान लो कोई ऐसे विद्यार्थी हो जो वैसे ना पढ़ते हो, पर कोई देख रहा है तो तुरंत ऐसे लेकर बैठ जाते हैं, पढ़ने लगते हैं सीरियसली। तो आगे बोलो, जो चतुर दिमाग वाला होगा वो आगे पीछे का भी देख लेगा, वो सब देख कर निर्णय करेगा, पर जो सरल बुद्धि वाला होगा वो क्या करेगा? वर्तमान देखेगा, वर्तमान देखेगा और निश्चय कर लेगा। यही तो होगा। वो देखेगा ये खेल रहा है, अरे ये तो खेलने में इंटरेस्ट है, ये पढ़ रहा है, पढ़ने में इंटरेस्ट है। कोई विद्यार्थी बहुत ऐसा बैठा होगा, चिंतन कर रहा होगा, अरे अरे देखो ये तो बड़ा विचारवान है और बड़ा अच्छा विद्यार्थी है। किसी की वर्तमान पर्याय को, वर्तमान अवस्था को देखकर उस वस्तु का मूल्यांकन कर लेना, ये ऋजु सूत्र नय का विषय है। समझ में आया आप लोग को? सामान्य? जी भाई साहब। बढ़िया। देखो, इसलिए यहां कहा जो ऋजु सूत्रयति, जो सरल को सूत्रित करता है, सरल को ग्रहण करता है, वो ऋजु सूत्र नय है। पूर्वापरांश त्रिकाल विषय अनतिशयी, पूर्व अपर पहले का और बाद का जो है
मतलब वर्तमान को तो ग्रहण करेगा ये, वो वर्तमान भी एक समय वाला, इसलिए यहाँ त्रिकालीय की वर्तमान भी पूरा बड़ा ग्रहण नहीं करेगा, सिर्फ एक समय वाला वर्तमान। पूर्व और भविष्य ऐसे 3 काल के विषय को अनतिशय मतलब कंसीडर ना करता हूं, उसका उल्लंघन करके, उसको ग्रहण नहीं करके, वर्तमान काल विषयान आदत्ते, आदत्ते मतलब ग्रहण करना, जो वर्तमान काल के विषय को ग्रहण करता है। और क्यों ऐसा क्यों करता है? क्योंकि अतीत अनागत योहो विनष्ट अनुत्पन्नत्वेन व्यवहार अभावात्, क्योंकि भैया जो अतीत है उसका क्या हो चुका है? नाश विनाश। और जो भविष्य है वो अभी क्या नहीं हुआ? उत्पन्न नहीं हुआ। उत्पन्न नहीं हुआ, तो उनसे व्यवहार हो सकता है क्या? नहीं अभावात। आप सभी में से भगवान कौन कौन बनेगा भविष्य में? मैं तो आप लोगों को बिठाकर वेदी पर पूजे? नहीं नेगम नए से पूछते। कंदुल, हाँ मयंक कह रहा है नेगम ने से। हाँ, नैगम ने एक्सेप्ट कर लेगा, पर बोलो व्यवहार द्रव्य से होता है या पर्याय से होता है? पर्याय से। पर्याय से होगा। और जब आप पर्यायर्थिक न्याय पे आए तो ऋजु सूत्र ने तो कहा कि व्यवहार तो हम वर्तमान पर्याय देखकर करेंगे। आप होंगे मोक्ष मार्गी, आपने प्रयत्न शुरू कर लिया होगा, पर अभी हम पूजेंगे नहीं आपको। तो ऋजु सूत्र ने कहेगा कि भले ही आप भगवान बनने वाले हो, मुझे इस बात से मतलब नहीं है, पर आप वर्तमान में भगवान हो क्या? नहीं पर्याय में भगवान नहीं हो। तो इसलिए ऋजु सूत्र ने पूजेगा क्या? नहीं पूजेगा, क्योंकि भूतकाल और मान लो आप में से कोई पहले सप्त व्यसनी था, पापी था, घोर पापी था, इस भव में नहीं, इस भव में तो कोई भी नहीं होगा, पूर्व भव में सप्त व्यसनी कोई रहा होगा। तो मान लो मुझे पता चल गया कि अविरल पूर्व भव में सप्त व्यसनी था, सही बात है। ठीक है, और मुझे किन्हीं मुनिराज ने, अवधिगानी ने बता दिया कि पूर्व भव में अविरल सप्तव्यसनी था, तो मेरा क्या व्यवहार होगा अविरल के प्रति? सप्तव्यसनी है वो। सप्तव्यसनी अविरल। ये ऐसा व्यवहार होगा? ऋजु सूत्र ने से नहीं होगा। ऋजु सूत्र ने से। और कोई भी समझदार होगा वो तो जानता है वो पर्याय चली गई है, इस जीव के भले परिणाम थे, तब तो मनुष्य पर्याय में जैन कुल में आया है। तो कोई भी समझदार तो उसको एक अच्छे तरीके से ही लेगा। तो ऋजु सूत्र ने को उस बात से मतलब नहीं है आप पहले क्या थे, ऋजु सूत्र ने को इस बात से मतलब नहीं है आप भविष्य में क्या बनोगे, पर आप वर्तमान में क्या हो, इस चीज से मतलब है। ये कई बार मोटिवेशनल जो स्पीकर्स होते हैं वे कई बार इस तरह की बात करते हैं कि आप भूतकाल में कैसे रहे हो, हमें आप कितने अमीर थे, कितने गरीब थे, हमें इस बात से मतलब नहीं है। आप भविष्य में क्या बनोगे हमें इस बात से मतलब नहीं, पर आप वर्तमान में क्या हो, आप क्या कोशिश कर रहे हो, वो आपकी तकदीर तय करेगी। मोटिवेशनल स्पीकर्स करते हैं इस तरह की बातें? भाई साहब आपकी तरह करते हैं बिल्कुल। इन लोग की चैन जोड़ना है भाई साहब। तो जब इस तरह की बातें होती हैं तो देखो ये भी ऋजु सूत्र ने का विषय है कि वो सिर्फ वर्तमान कंसीडर करेगा, वो भूतकाल या भविष्य का डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, अभी मान लो मैंने अभी कुछ सेकंड का मोटिवेशनल स्पीकर जैसा बोला, तो ऋजु सूत्र ने से कोई देखेगा तो वो कहेगा अच्छा ये तो मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं, ठीक, भूत भविष्य के बारे को कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह से होगा भैया। हाँ भैया, जैसे कि भूत में अनंत सिद्ध हुए हैं और भविष्य में भी होंगे, पर वर्तमान में कोई सिद्ध होता दिखता नहीं है, यानी भरत क्षेत्र में, तो फिर कैसे मान लें कि सिद्ध भी हो सकते हैं? तो तब तो ये ऋजु सूत्र जो नए है वो तो गलत हो जाएगा ना। सिद्ध हो सकते हैं, देखिए बात ये है ऋजु सूत्र ने से आप क्या ग्रहण कर रहे हो, पहले ये बता, कौन सी पर्याय आपको सिद्ध पर्याय ग्रहण कर रहे हो। ठीक है, आपकी ज्ञान का विषय नहीं है, अन्यों के ज्ञान का विषय है, हमारे भी आगम से ज्ञान का विषय बनता है, अनुमान से ज्ञान का विषय बनता है सिद्धावस्था। तो ऋजु सूत्र ने उसे ग्रहण कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा। कि महावीर भगवान वर्तमान में कौन सी दशा में है? सिद्ध दशा में। तो उनको महावीर कहना ये कौन सा नय है? ये तो ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा से है। ऋजु सूत्र नय से नैगम ने, महावीर का तो नैगम ने, ये तो नैगम नय से है, उनके पंच कल्याणक कहना नैगम नय से है।
और ऋजु सूत्र ने क्या कहेगा? वर्तमान के पर्याय की अपेक्षा से सिद्ध और गए। वर्तमान पर्याय क्या? सिद्धावस्था। तो ऋजु सूत्र ने से भगवान महावीर कौन है वर्तमान में? सिद्ध भरत चक्रवर्ती कौन है वर्तमान में? सिद्ध चक्रवर्ती कहना क्या है? नैगम न्याय की अपेक्षा। नैगम न्याय की अपेक्षा है चक्रवर्ती कहना। ठीक, तो ऋजु सूत्र ने सिद्ध पर्याय को ग्रहण किया या नहीं किया? किया। क्या है? बिल्कुल किया है। उसी सिद्ध पर्याय को आप निगम ने से, संग्रह से, व्यवहार से, ऋजु सूत्र से ग्रहण कर सकते हो। तो किसी भी विषय को कोई भी नए ग्रहण कर सकता है। हमें वर्तमान में नहीं दिख रहा इसलिए ग्रहण नहीं करता, ऐसी बात नहीं। शास्त्र से, आगम से, अन्य माध्यम से, अनुमान आदि से हम जानते ही हैं। आगे देखिए। हेलो भैया, हाँ, फिर कोई बोले कि जीव अनादि से है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। अनादि मतलब अनादि, हाँ ठीक है। तो फिर कैसे मानेंगे अनादि से? नहीं, ये जो आप लोग कह रहे हैं ये इन नयों के विषय नहीं है अलग अलग, ये सामान्य बातें हैं कि किसी ने कहा कि जीव अनादि है, अनादि काल से है, तो इसके लिए अनुमान है, आगम है, तर्क है, इसकी सिद्धि अलग तरीके से होती है। आप अगर ये पूछिए कौन से नए का विषय है, तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि जब आप जीव को ग्रहण करते हो, आप नैगम नय से भी अनादिपना सिद्ध कर सकते हो। नैगम नय भी अनादिपने को ग्रहण कर सकता है, व्यवहार नय भी कर सकता है, संग्रह नय भी कर सकता है। आप देखिए, आप लोग ना कंफ्यूज हो रहे हो। ये नए वस्तु को ग्रहण करता है या वस्तु की सिद्धि करते हैं? पुनः, ये नए वस्तु की सिद्धि करते हैं, वस्तु को ग्रहण करते हैं? ग्रहण करते हैं। ग्रहण करते हैं, सिद्धि नहीं करते। आपको लगे कि अरे सिद्धावस्था कोई हो सकता है, इसे सर्वज्ञ को सिद्ध करो, कौन सा नय करेगा? कि नहीं, नय सिद्ध नहीं करेंगे, नय ग्रहण करेगा। आपको जीव अनादि अनंत सिद्ध करो, जीव शरीर से भिन्न सिद्ध करो, कि नहीं, नय सिद्ध नहीं करता, नय ग्रहण करता है। व्यवहार नय शरीर और आत्मा का एकत्व सिद्ध करता है क्या? नहीं। बोलो, नहीं। तो क्या करता है? ग्रहण करता है। बता। ग्रहण करता है। क्यों? उसमें संयोग अपेक्षा एकत्व तो है, वो ग्रहण करता है। निश्चय ने शरीर आत्मा का भिन्नत्व सिद्ध करता है क्या? नहीं। सिद्ध तो तर्कों से होता है, सिद्ध अन्य बातों से होता है। नय क्या करता है? भैया सिद्ध किससे होता फिर? सारे तर्क हैं, आगम है, युक्ति है, जिद सिद्ध होता है जो हम ये पढ़ते हैं सारे प्रमाण से। प्रमाण से, स्मृति है, प्रत्यभिज्ञान तर्क है, अनुमान है, आगम है, इनसे वस्तु की सिद्धि होती है। बिल्कुल। तो वस्तु की सिद्धि के तो अनेकानेक तर्क हैं, क्योंकि नए का कार्य वस्तु की सिद्धि है या वस्तु के अंश का ग्रहण है? अंश का ग्रहण। अब सब बताओ, नए का कार्य वस्तु की सिद्धि है, वस्तु के अंश का ग्रहण है? वस्तु के अंश का ग्रहण। वस्तु के अंश का ग्रहण। नए की परिभाषा में कहीं आया क्या कि जो वस्तु की सिद्धि करते हैं वो नए हैं? नहीं। कहीं लिखा? नहीं लिखा कहीं भी। तो जो, और बल्कि उल्टा ये लिखा है, प्रमाण से जो वस्तु सिद्ध हो गई है उसके अंश को ग्रहण करता है वो नहीं। अच्छा। तो सिद्ध कौन करता है वस्तु को? प्रमाण। और फिर अंश को कौन ग्रहण करता है? नहीं। ये बात समझ में आई आप सबको? जी भाई साहब। अरे सबको आई क्या? बड़ी आगे बोलो। भैया आपने अभी महावीर का उदाहरण दिया था नैगम नय में, लेकिन नैगम नय की डेफिनेशन तो ऐसी है कि संकल्प पूर्वक भविष्य को अभी बताना है। जो बात भविष्य के संबंध में आई है वो बात भूतकाल के संबंध में भी आती है कि भूत नैगम नय से, जैसे कहे कि भगवान महावीर का जन्म कल्याणक। अब कोई कहेगा अरे भगवान महावीर का तो जन्म ही नहीं होता, जन्म कल्याणक की क्या बात कर रहे हो, महावीर जयंती कैसे कह रहे हो? तो जो जैसा नैगम ने भविष्य के संदर्भ में काम करता है, वैसे ही नैगम ने भूतकाल के संदर्भ में भी काम करके उसे वस्तु को वैसा ग्रहण करता है कि ये जो कोई भी वस्तु है ये भूतकाल में कैसी थी तो उस अपेक्षा से व्यवहार करना। जैसे कोई भूतकाल में पूर्व पर्याय में नरक में था तो उसे अभी भी नारकी कहना, कोई पूर्व पर्याय में सेठ था उसे अभी भी सेठ कहना, अंजन चोर कहना, भरत चक्रवर्ती कहना, ये सारे कौन से नए हैं? भूत नैगम। ठीक है, तो नैगम नय में वो बात आ जाती। तो भैया उसमें तो संकल्प नहीं होता। हाँ, उसमें संकल्प वाली बात भविष्य के संदर्भ में, तो इसमें डेफिनेशन में संकल्प इसमें नहीं। ये बात नहीं आई है, पर अन्यत्र नैगम नय के संबंध में ऐसा स्वरूप है। ठीक है। चलो देखिए, क्योंकि भूत और भविष्य काल के पर्याय से व्यवहार नहीं हो सकता। एक चीज
तच्च वर्तमानम समय मात्रम, और वर्तमान कितना बड़ा होता है? समय मात्र, एक समय का। तद विषय पर्याय मात्र ग्राह्य, ग्राह्य लिखा है ना, ग्राह्यम, एक मिनट क्या लिखा है, ग्राह्यम ऋजु सूत्र, वो वर्तमान पर्याय को जो एक समय को ग्रहण करता है वो कौन सा नय है? ऋजु सूत्र नय। ऋजु सूत्र नय। अब कोई कहे कि भैया क्या आप वर्तमान पर्याय से दुनिया में व्यवहार कर सकते हो क्या या नहीं कर सकते? सिर्फ वर्तमान पर्याय के आधार पे आप विश्व में व्यवहार कर सकते हो या नहीं? नहीं कर सकते, आपको भूत भविष्य सारी पर्याय कंसिडर करनी पड़ेंगी। ठीक, तो ये कह रहे हैं ननु संव्यवहार लोप प्रसंगेति चेत, व्यवहार का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। मतलब आप अगर हर किसी को सिर्फ वर्तमान पर्याय से ग्रहण करोगे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ठीक, बोलो, टीचर जिस समय पढ़ा रहे तभी टीचर है या हर समय ही टीचर है? हर समय टीचर है। और ऋजु सूत्र ने तो क्या कहेगा? वर्तमान वो वर्तमान पर्याय से ग्रहण करेगा कि पढ़ा रहे तो टीचर है, नहीं पढ़ा रहे तो टीचर नहीं है। तो इससे व्यवहार बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। तो ये कह रहे हैं समव्यवहार का लोप हो जाएगा। तो उत्तर दिया ना, ऐसी बात नहीं है। अस्य नयस्य विषय मात्र प्रदर्शनम क्रियते, हम यहाँ सिर्फ इस नय का विषय बता रहे हैं। सर्वनय समूह साध्यो ही लोक संव्यवहार, यदि आपको लोक व्यवहार साधना है तो लोक का व्यवहार एक नय से नहीं सारे नयों से साधित है। ये बात समझना, लोक व्यवहार सिर्फ एक नय से सिद्ध हो जाएगा क्या? हम भी जब बात करते हैं तो कितने नयों का प्रयोग हम क्षण क्षण में करते रहते हैं। हम कभी किसी को नैगम नय से देखते हैं, कभी संग्रह नय से मैं आप सबको विद्यार्थी देखता हूँ, कभी मैं किसी पर्टिकुलर को पकड़ता हूँ, व्यवहार नय का प्रयोग करता हूँ, कभी वर्तमान पर्याय से, अरे बात क्यों कर रहे हो, ये पीछे, हेलो, हाँ पीछे, कभी मैं किसी को ऐसे कहूँ तो पीछे वाले सावधान हो जाते हैं। तो ऋजु सूत्र नय से मैं कभी किसी को डांटता भी हूँ, मैं नैगम नय से किसी की तारीफ भी करता हूँ, भूतकाल के भविष्य के लिए प्रोत्साहन भी करता हूँ। ठीक, तो बोलो व्यवहार के लिए एक नय का प्रयोग होता है, सारे नयों का प्रयोग होता है? सारे नयों का प्रयोग होता है व्यवहार के लिए। इसलिए कह रहे हैं सर्व नय समूह साध्यो ही लोक व्यवहार, कि लोक व्यवहार तो सारे नयों के समूह के द्वारा साधा जाता है। ठीक, सिर्फ वर्तमान पर्याय से व्यवहार हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये ऋजु सूत्र नय है। ये नय समझ में आया? हाँ। ठीक है, बढ़िया। शब्द नय और मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। देखिए शब्द नय पहले आप समझो थोड़ा सा शब्द नय क्या चीज है। आगे की जो तीन नय है, शब्द नय, अभी तक तो जो बात चल रही थी वो वस्तु पे बात चल रही थी, ये सुनना सब लोग ध्यान से। जो बात चल रही थी वो द्रव्य पे, पर्याय पे, वस्तु पर बात चल रही थी। पर अब बात किन पर चलेगी? पर्याय, शब्द, पर्याय पर, किस पर चलेगी बात? शब्दों पर। शब्दों पर। ये कौन बोल रहा है पर्याय पर्याय बीच में? मोहित मोहित। अभी कौन बोला? मैं पूछा किस पे बात चलेगी कि पर्याय पे चलेगी, किसने बोला ये? मोहित। मोहित, माइक दो मोहित को। जी भाई साहब। हाँ मोहित, किस पे बात चलेगी अभी? शब्दों पर। नहीं, पहले वाला उत्तर बोलो। पहले पर्याय बोल रहा था। पर्याय पे क्यों? अभी नहीं चल रही थी क्या पर्याय पे बात? चली थी ना, ऋजु सूत्र नय पे चली थी। चली थी ना, तो अगर मैं अभी कुछ कह रहा हूँ तो मतलब कुछ ऐसी बात है ना अभी तक नहीं चली, उसकी बात हम कर रहे हैं। जी ठीक है ना। तो अभी तक चली थी वस्तु की बात, क्योंकि वो चारों कौन से नए थे? नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र। ये चारों एक नाम देना हो इन चारों को, क्या नाम दोगे आप? द्रव्यार्थिक नय, अर्थ नय। भैया ये चारों नए को क्या नाम दोगे? अर्थ नय। अर्थ नय का मतलब क्या है? जो विद्यमान वस्तु को ग्रहण करता है, वस्तु से बात करता है, द्रव्य गुण पर्याय से बात करेगा। और बाकी के तीन नए कैसे नए हैं? शब्द नए। वे किस पे बात करेंगे? शब्द पर। शब्दों पर बात करेंगे, वे वस्तु पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, देखो शब्द नय क्या है पहले ही समझ लो। शब्द नय तो ये कहता है कि देखो जैसे ऋजु सूत्र नय से आपने जिसे भी ग्रहण किया,
शब्द ने कहते हैं कि नहीं, आप अलग अलग लिंग वाले शब्दों को, अलग अलग संख्या वाले शब्दों को आप एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब एक ही वस्तु के लिए आप पुल्लिंग भी कहो, स्त्रीलिंग भी कहो, नपुंसक लिंग भी कहो, शब्द ने कोई बात स्वीकार नहीं। वो कहेगा कि अगर आप कोई विशेषण विशेष्य बना रहे हो, जैसे मैं अगर किसी विद्यार्थी का कोई विशेषण बनाता हूं, जैसे मैंने कहा हर्ष, अब मैं कहूं कि अरे बड़ा क्यूट छात्र है, तो कैसा लगेगा? सही लगेगा? ये आप लोगों को अजीब क्यों लगा ये विशेषण? क्यूट नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। नहीं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, देखो जो क्यूट ये शब्द है, ये ज्यादातर बच्चों के लिए या इस तरह के उनके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो और मतलब एक जेंट्स के लिए, मर्दों के लिए, एज लड़कों के लिए क्यूट शब्द का प्रयोग होता है क्या? नहीं, उनके लिए तो हैंडसम शब्द का उपयोग। हर्षित के लिए हो सकता है, किसी के लिए नहीं करते। तो नहीं होता। तो देखो बात ये है कि जो शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए होता है, यदि मैं वो कोई विशेषण आप लोगों को दूं तो क्या लगेगा? मजाक उड़ा रहे हैं, गलत। ऐसा लगेगा मजाक उड़ा रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं भैया हमारी। हो गई हर्षित, अगर मैं किसी को कहूँ ब्यूटीफुल, तो कैसा लगेगा? बेइज्जती। क्यों लग रहा है? और जबकि उसका अर्थ देखो तो अर्थ बहुत सामान्य है। ब्यूटीफुल माने सुंदर, क्यूट माने अच्छा, अर्थ में तो कोई दिक्कत नहीं है। पर क्योंकि वो शब्द का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता है, वो स्त्री अर्थ में किया जाता है, इसलिए मैं किसी पुरुष में करूंगा तो वो योग्य होगा क्या? नहीं होगा। शब्द ने यही कह रहा है, भैया एक साथ अलग अलग लिंगों का प्रयोग मत करो, और सिर्फ लिंग का नहीं, वो कहेगा अलग अलग वचनों का, एक वचन द्विवचन का मिलाकर प्रयोग मत करो, अलग और पुरुषों का, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का मिलाकर प्रयोग मत करो। तो जितनी चीजें होती है ना संस्कृत में, संख्या है, पुरुष है, लिंग है, काल है, भूत भविष्य वर्तमान काल, इनका मिलाकर प्रयोग मत करो, सबका अलग अलग प्रयोग करो। ये कौन सा नय कहता है? शब्द नए। शब्द नय। भाई साहब एक बार हिंदी की फिर से बता दो, क्या क्या अलग करके। मैं पढ़ता ही हूँ, वो सारा एक एक आएगा टीका में, तब देखना। देखो, लिंग, संख्या, साधन आदि व्यभिचार निवृत्ति परः शब्द नय। शब्द नय व्यभिचार की निवृत्ति करता है। किस किस व्यभिचार की? लिंग के व्यभिचार की। व्यभिचार मतलब होता है दोष, कि जैसे किसी पुरुष के लिए स्त्रीलिंग विशेषण का प्रयोग कर देना, स्त्री वाले विशेषण का। किसी स्त्री के लिए आप किसी स्त्री को कह के देखो, अरे बहुत पहलवान है, और तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अटपटा, बेइज्जती, अजीब। क्या मत देना किसी को, पिटवेटा पहलवानी दिख जाएगी भाई। हाँ? मतलब पहलवानी दिख जाएगी, पिटवेटा जाओगे। तो ये अलग लिंग के प्रयोग है, आप उसको चाहे जिस लिंग के साथ नहीं कर सकते। तो लिंग का व्यभिचार, संख्या का व्यभिचार, साधन का व्यभिचार, इनका व्यभिचार की जो निवृत्ति करता है वो कौन सा नय है? शब्द नय। अब इसके उदाहरण देखते हैं हम, कुछ बहुत सिंपल है। देखिए, तत्र लिंग व्यभिचार है। लिंग व्यभिचार क्या है? पुष्य तारका नक्षत्रम थी, ठीक? तारे को, जो तारे होते हैं उन्हें पुष्य भी कहते हैं, तारका भी कहते हैं, नक्षत्र भी कहते हैं। पुष्य कौन से लिंग का शब्द है? पुल्लिंग। तारका स्त्रीलिंग। और नक्षत्रम पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग। नक्षत्रम माने नपुंसक। तो ये अलग अलग नयों, अलग अलग लिंग वाले शब्द, इनका एक साथ शब्द ने एक्सेप्ट करेगा क्या प्रयोग? नहीं करेगा। ये कौन सा व्यभिचार हुआ? लिंग व्यभिचार। लिंग व्यभिचार, ये कॉपी में नोट करना, लिंग व्यभिचार में ये, ठीक। आगे संख्या व्यभिचार। संख्या व्यभिचार कैसे? जलम आपः, वर्षा ऋतु, आम्रा वनम, वर्णा नगरम इति। कि जलम एक वचन है, आपः बहुवचन है, वर्षा बहुवचन है, ऋतु एक वचन है, आम्र बहुवचन है, और वनम ये क्या है? एक वचन है। वर्णा माने सुंदर, ये बहुवचन है, और नगरः ये क्या है? नगरम,
नगरम कौन सा वचन है? एक वचन। एक। तो ये कह रहे हैं कि जब आप अलग अलग वचनों के शब्दों का प्रयोग एक साथ करते हो तो वो कौन सा व्यभिचार आता है? संख्या वचन व्यभिचार। संख्या व्यभिचार, वचन व्यभिचार को संख्या व्यभिचार कहो। ठीक, दो व्यभिचार, एक लिंग व्यभिचार, संख्या व्यभिचार। ये क्लियर। इसमें ना अभी इनके, चाहे आप दृष्टांतों में विशेष ना जाओ, बस इतना समझो कि अलग अलग संख्या वाले शब्दों का या अलग अलग लिंग वाले शब्दों का जब आप एक साथ प्रयोग करते हो तो शब्द ने उसको स्वीकार करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। और किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा भाई साहब माइक भाई साहब लिख रहे हैं वो थोड़ा तो बोलने हाँ, नहीं तो ऐसा माइक में एक स्पेसिफिक जना मत बोलो, मैं कितनी बार मना कर चुका हूँ। बोल ही नहीं रहा कोई, मैं क्या करूं? हाँ, तो सबको बोलना चाहिए। तो बताओ, क्या शब्द ने अलग अलग लिंग संख्या को स्वीकार करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। वो कहेगा समान लिंग वाले और समान संख्या वाले तो ही मैं एक्सेप्ट करूंगा। ठीक, जैसे आगे है पुरुष व्यभिचार। पुरुष क्या होता है संस्कृत में? पुरुष मतलब वो तीन आत्मा। पुरुष। क्या? फर्स्ट सेकंड पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक, जो हम पढ़े। देखो, पुरुष व्यभिचार, एक पुरुष की जगह, मतलब जहां उत्तम पुरुष का प्रयोग होना हो वहां आप मध्यम पुरुष का प्रयोग कर दो, मध्यम पुरुष की जगह उत्तम पुरुष का प्रयोग कर दो। ये कौन सा व्यभिचार होगा? पुरुष व्यभिचार। पुरुष व्यभिचार। अरे एक जना क्यों बोलता है, बाकियों को समझ में नहीं आता क्या? आता है। आता है। बोला करो ना वापिस। अब चलो मैं बोल ही ना, आप लोग इंटरेस्ट खत्म कर देते हो मेरा, जब नहीं बोलते ना मेरा फिर मन ही नहीं करता दोबारा बोलने। छोड़ो, आगे देखो। पुरुष व्यभिचार। एहि मन्ये रथेन यास्यसि न ही यास्यसि यातस्ते पिता इति। देखो, इस दृष्टांत में सीधी इतनी सी बात समझो, जहां इन्होंने मन्ये कहा, मन्ये, ये कौन से पुरुष का प्रयोग है? प्रथम पुरुष। नहीं सब उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष, एक का उत्तम। प्रयोग है मन्ये, आत्मनेपदी में होता है मन्ये, मतलब मैं मानता हूं। पर यहाँ अर्थ क्या है? मन्यसी, कि तुम मानते हो। तो प्रयोग करना था इन्हें कौन से पुरुष का? उत्तम पुरुष का करना था। मध्यम। माइक रख दो, आप अपने माइक पीछे करो, छोड़ दो माइक पीछे। ये नहीं, कोई एक जने की आवाज मुझे नहीं आनी चाहिए, मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, वरना मैं पूछूंगा ही नहीं फिर किसी से भी। ठीक है, माइक कहाँ पर है अभी? ये है। बढ़िया, माइक बीच में रखो। और तंदुल, अब आपको जितनी जोर से बोलना अब बोलना, कोरस के साथ आवाज है। वापिस। तो देखो, यहाँ इन्हें कि तुम मानते हो, इसमें इन्हें कौन से पुरुष का प्रयोग करना चाहिए था? मध्यम। और इन्होंने मन्ये, तो कौन से पुरुष का प्रयोग कर दिया? उत्तम का। तो ये कौन सा व्यभिचार है? पुरुष व्यभिचार। तो शब्द ने इसको मानेगा क्या? नहीं मानेगा। वो क्या कहेगा? भैया जिस पुरुष का अर्थ है आप उसी शब्द का प्रयोग करो ना, को अर्थ कुछ और है, शब्द कुछ और कह रहे हो, ये सही है क्या कि नहीं? भाई साहब, हाँ बोलो। यहाँ पे मन्ये में उसका मतलब मध्यम पुरुष का क्यों होना था प्रयोग? नहीं, ये बात है, ये लोक में इस तरह के प्रयोग होते हैं कि मतलब भले ही हमें अभी ये चीज कॉमन न लग रही हो, हमें अजीब लग रहा हो कि हम तो मध्यम पुरुष की जगह मध्यम का ही कर रहे हैं, पर ये उस समय लोक व्यवहार के बता रहे हैं कि मध्यम पुरुष का करना हुआ उत्तम पुरुष का शब्द डाल देंगे, उत्तम पुरुष का करना हुआ मध्यम पुरुष का शब्द डाल देंगे, तो शब्द का चलता रहता है। ठीक है, तो शब्द ने यही तो बता रहे कि ऐसे व्यभिचार में एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक, आगे काल व्यभिचार। जैसे विश्व दृश्वा से पुत्रो जनिता, विश्व दृश्वा इसका, इस नाम का पुत्र पैदा होगा, पैदा होगा, ये कौन सा काल है? भविष्य काल। और जनिता, ये कौन सा काल हुआ? नहीं, ये भूतकाल। भूत की पैदा हो चुका है, तो आपको कहना है भविष्य का, और आप कह रहे हो भूतकाल का। कौन सा व्यभिचार हुआ? काल में विचार। ऐसे ही भावी कृत्यम ये क्या लिखा है? आसीत, भावी कृत्यम आसीत थी। आसीत मतलब भूतकाल। भूतकाल। भूतकाल की था। भावी मतलब होने वाला है। आप कह रहे हो भावी कृत्य हो गया, तो ये सही है क्या? नहीं। आप अलग
काल में अलग का प्रयोग करे तो ये कौन सा व्यभिचार है? काल काल व्यभिचार। और ऐसे प्रयोग आप करते हो कि जैसे दादा का व्याख्यान हो, तो अब मैं दादा से निवेदन करूंगा कि अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। क्या गलती है इसमें? वर्तमान काल का करना, वर्तमान का तो कौन सा शब्द गलत हुआ आपका? करूंगा, करें, निवेदन करूंगा। हाँ बताओ कब करोगे? निवेदन करोगे या निवेदन कर रहे हो? कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो उसमें करूंगा कहना कौन सा व्यभिचार है? काल व्यभिचार, काल व्यभिचार। ठीक है, तो ये शब्द ने स्वीकार नहीं करेगा। और पांचवा है आपका उपग्रह व्यभिचार। उपग्रह होते हैं उपसर्ग। तो देखो ये क्या है, जब उपसर्ग की वजह से धातु का पद बदल जाता है, जैसे संप्रतिष्ठते, संतिष्ठते, प्रतिष्ठते, विरमति, उपरमति इति। जो स्था धातु है, स्था धातु मुख्य रूप से आत्मनेपदी है, परस्मैपदी है? परस्मैपदी। तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। और रम, रम धातु है। रम मुख्य रूप से कौन सी पद की धातु है? आत्मनेपदी। रमते, रमेते, रमनते। पर जैसे हमने उपसर्ग का, मैंने उपग्रह का प्रयोग किया, सम उपसर्ग की वजह से या प्र उपसर्ग की वजह से जो स्था धातु इसमें प्रयोग होता, जिस स्था धातु का प्रयोग आपके परस्मैपदी में होता था, उसके कौन से पद में होने लगा? आत्मनेपदी में। और वी और उप उपसर्ग की वजह से जिस रम धातु का प्रयोग आत्मनेपदी में होता था, उसका किसमें होने लगा? परस्मैपदी में। तो ये कौन सा व्यभिचार है? उपग्रह। शब्द ने एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। एवं प्रकारम व्यवहारम अन्य व्यवहारम अन्यायम मन्यते। इस प्रकार के व्यवहार को शब्द ने एक्सेप्ट नहीं करता, भले लोक में प्रयोग हो जाए। और जब आप लोग अगले वर्ष संजीव जी भाई साहब से नए चक्र का विषय पढ़ेंगे, मेरी कल ही संजीव जी से इस विषय में बात हो रही थी, मैं दिल्ली में ही आए हुए हैं ना, तो कल ही मेरी चर्चा इस विषय में हो रही थी। तो उन्होंने हमें भी जो उस समय पढ़ाया था, जब हम सेकेंड ईयर में थे, इसके साथ भी बताते हैं। और भाषा व्यभिचार भी आता है कि हम हिंदी और इंग्लिश के शब्दों का साथ में प्रयोग करते हैं। हिंदी के शब्दों का इंग्लिश में कर लेते हैं, इंग्लिश के शब्दों का हिंदी में कर लेते हैं। ये कौन सा व्यभिचार है? भाषा व्यभिचार। शब्द ने इसको स्वीकार नहीं करेगा। ठीक, तो ये क्या कह रहा है? अन्य अर्थ से अन्य अर्थेन संबंध अभावात, कि भैया अगर आप पुल्लिंग कह रहे हो तो वो वस्तु अलग होनी चाहिए। क्या एक ही, बोलो, एक ही वस्तु पुल्लिंग शब्द से भी, स्त्रीलिंग शब्द से भी, नपुंसकलिंग शब्द से भी, तीनों से हो सकती है कि एक ही वस्तु वाच्य? ऋजु सूत्र ने तो मान लेगा कि ठीक है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, पर शब्द ने मानेगा क्या? वो क्या कहेगा कि जिस लिंग का शब्द है उसी लिंग की वस्तु होनी चाहिए। जिस संख्या का शब्द है, जिस संख्या का शब्द है उसी संख्या की वस्तु होनी चाहिए। जिस काल का शब्द है उसी काल की वस्तु होनी चाहिए। कोई कहीं किसी काल की वस्तु, किसी काल का शब्द, किसी लिंग की वस्तु, किसी लिंग का शब्द, तो शब्द ने को एक्सेप्ट होगा क्या? नहीं भैया। अन्य अर्थ से अन्य अर्थहीन से संबंध अभावात, कोई अन्य लिंग वचन आदिक का अन्य लिंग वचन आदिक के साथ संबंध का अभाव होता है। तो किसी ने कहा भैया लोक समय विरोध इति चेत, इससे तो व्यवहार में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि बताओ व्यवहार में इस तरह के प्रयोग होते हैं या नहीं होते? होते हैं, बहुत होते हैं। ये उस समय इन्होंने संस्कृत के दृष्टांत दिए, मैंने आपको कुछ हिंदी के दृष्टांत दे दिए। हम प्रयोग करते हैं इस तरह के, कहेंगे भैया लोक व्यवहार से दिक्कत आ जाएगी आप ऐसे कहोगे तो आचार्य का उत्तर देखो, विरुद्धताम मतलब अरे हो जाए विरोध, विरोध हो जाए तो हो जाए। तत्वम इह मीमांस्यते, हम यहाँ किसी को खुश नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ तत्व की मीमांसा कर रहे हैं। हम किसी को राजी खुशी करने यहाँ पे नहीं आए, हम यहाँ तत्व बताने आए। इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता कि किसे अच्छा लग रहा है, किसे बुरा लग रहा है, कौन कैसा मान रहा है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोक व्यवहार का विरोध हो जाएगा, अरे हो जाए। लोक व्यवहार के लिए बाकी नए हैं नहीं है?
अरे लोक व्यवहार के लिए बाकी नए हैं या नहीं है? हैं? तो इसमें तो हम तत्व बता रहे हैं, हमें बाकी नयों से मतलब नहीं है। तो हम तत्व बता रहे हैं। और आगे का पंक्ति देखो, न भैषज्यम आतुर इच्छा अनुवर्ती। भैषज्य माने जो औषधि होती है वो आतुर मतलब जो पीड़ित है, रोगी है, क्या उसके अकॉर्डिंग होती है क्या? कोई ये कहे कि अरे नहीं नहीं मेरा तो अरे कड़वी है, मैं तो नहीं खा रहा, मैं तो नहीं खा रहा, तो ठीक है, अरे ठीक है कड़वी है इसको मत खिलाओ, ऐसा होगा क्या? होता है क्या? उसका वहां हित और अहित देखा जाता है, उसका मन नहीं देखा जाता। ऐसे ही आपका लोक व्यवहार विरोध हो रहा है, क्या हो रहा है? हमें मतलब नहीं है, हम तो सत्य बताएंगे, हम तो यहाँ यथार्थ का प्रतिपादन करेंगे। तो शब्द ने कदाचित लोक व्यवहार से विरुद्ध भी जाता है तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ तत्व की मीमांसा कर रहा है, वस्तु बता रहा है। लोक व्यवहार को लगाने के लिए आपके पास और बहुत सारे नए हैं जिनसे आप लोक व्यवहार की सिद्धि कर सकते हैं। ठीक, ये शब्द नए समझ में आया आप सबको? हाथ खड़ा करके बताओ और ऐसा मुंह हिला के बताओ। बढ़िया। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछो। भैया मेरे को एक प्रश्न है बोलिए। कि ये जो काल व्यभिचार में बात आई थी कि जैसे भविष्य में होने योग्य कार्य को वर्तमान का ही कहना, तो वो नैगम्य के विरुद्ध नहीं हो जाएगा? हो गया ना विरुद्ध, तो ये तो मना कर देगा कि नैगम्य का विषय में मानता ही नहीं। अच्छा, आगे आगे के नए पीछे पीछे वाले नयों का निषेध कर रहे हैं ना। संग्रह नए नहीं कर दिया था नैगम्य के विषय का। भाई साहब हाँ, एक बार लिंग व्यभिचार और संख्या व्यभिचार बता दो। हाँ, लिंग व्यभिचार में जैसे देखो, इसमें कल भी एक दृष्टांत आएगा। जैसे इंद्र के लिए 3 शब्द आते हैं, इंद्र, शक्र और पुरंदर। ये सुने आप लोगों ने शब्द? इंद्र, शक्र, पुरंदर, ये इंद्र के विशेषण हैं। बताए थे आपने, बताए थे। हाँ, तो ये तीनों ही शब्द कौन से लिंग के हैं? पुल्लिंग। तीनों ही शब्द पुल्लिंग के हैं। तो शब्द ने इनको एक्सेप्ट करेगा क्या? हाँ, कर वो ले। कर लेगा। क्यों? तीनों ही शब्द एक लिंग के हैं। पर अगर अलग अलग लिंगों के शब्दों का प्रयोग होने लगे एक के लिए, तो शब्द ने उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं एक समय करेगा। पे कर सकते ना। हाँ, नहीं, एक समय पे एक की बात नहीं है। शब्द ने तो ये कह रहा है कि भैया वो जो वस्तु है, वो वस्तु पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, वस्तु क्या है? बोले वस्तु तो पुल्लिंग है, तो प्रयोग भी शब्द भी पुल्लिंग हो। वस्तु स्त्रीलिंग है तो शब्द भी स्त्रीलिंग हो। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो जैसे भैया तारे वाले उदाहरण में था, तो तारा जिस शब्द में पुल्लिंग है उसे मानेगा, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग वाले को नहीं मानेगा? नहीं मानेगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये लिंग व्यभिचार आ जाता है। मतलब जब हम अलग अलग प्रयोग करते हैं ना, तो एक ही वस्तु के लिए, जैसे जलम है, जलम यूं तो नपुंसक लिंग है, आप कह दिया ये पुल्लिंग प्रयोग हो गया, जल का है। ठीक, ऐसी संख्या व्यभिचार। संख्या व्यभिचार मतलब जो जिस संख्या का शब्द है, एक वचन के लिए एक वचन का प्रयोग करो और बहुवचन के लिए बहुवचन का प्रयोग करो। जब आप बहुवचन के लिए एक वचन का प्रयोग करते हो, एक वचन के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हो, वहां ये संख्या व्यभिचार होता है। जैसे आपने कहा आम के वन, आम के वन। अब वन बहुत है या वन एक है? एक है। आपने कहा आम के वन, तो वन तो वास्तव में तो पेड़ है वहां पे आम के। तो एक वचन का आपने बहुवचन में प्रयोग किया या बहुवचन एक वचन का एक साथ प्रयोग किया, वहां ये संख्या व्यभिचार आता है। स्पष्ट हुआ मोहित? नहीं, हाँ स्पष्ट तो हो गया। मुझे साधन व्यभिचार और बता दो भाई साहब। अच्छा, साधन व्यभिचार अपना रह ही गया। वही तो, सेना पर्वतम अधिवसति। हाँ देखो, साधन व्यभिचार अपना रह गया, मैं बता ही देता हूँ। सेना पर्वतम अधिवसति। देखो, ये जैसे उपपद विभक्तियों का प्रयोग होता है ना संस्कृत में, कि उपपद विभक्ति कारक की अपेक्षा ज्यादा फोर्स कर देती है वस्तु को। कि जैसे कि इस यच्छ धातु है, अब हम किसी को कुछ दे रहे हैं, तो किसी को देने में वैसे तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए? कौन से कारक का? कि मैंने तुम्हें दिया, तो कर्म कारक का प्रयोग होना चाहिए। पर जहां यच्छ आ जाता है, वहां कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है फिर? चतुर्थी का। तो शब्द ना इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कह रहा है साधन व्यभिचार, सेना पर्वतम अधिरोहति, कि सेना पर्वत पर रहती है, अधिवसति रहती है, तो पर्वत पर रहती है, कौन सा कारक आना चाहिए था? अधिकरण। अधिकरण। और यहाँ कौन सा आया?
वो कर्म कर्म कारक, उपपद व्यक्ति के बल से कर्म कारक आया, तो इसको भी शब्द ने एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि जहां जिस कारक का प्रयोग होना वहां उसी कारक का प्रयोग करो, अन्य का नहीं। ये वाक्य गलत है ना भाई साहब? सही है। हाँ गलत है, लोक व्यवहार अपेक्षा सही है, शब्द ने एक्सेप्ट नहीं कर। ग्रामर की अपेक्षा। आपको नहीं, आपको साहित्य में इस तरह के वाक्य मिल जाएंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। मतलब लोक व्यवहार है, साहित्य में मिल जाएंगे आपको इस तरह के वाक्य, व्याकरण में भी मिल जाएंगे, पर शब्द नए वो व्याकरण शास्त्र इसका उल्लंघन कर, ये जो आगे लिखा ना लोक समय विरोधी थी, लोक समय का विरोध हो जाएगा, तो व्याकरण शास्त्र की बात कर रहे हैं कि व्याकरण शास्त्र में तो ये बात लिखी कि हमें मतलब नहीं। व्याकरण शास्त्र में भी आपको कोई लिंग के साथ कोई लिंग का प्रयोग, कोई वचन के साथ किसी वचन का प्रयोग मिल जाएगा, क्योंकि बोलो व्याकरण शास्त्र पहले बना या भाषा पहले बनी? भाषा पहले भाषा बनती है, भाषा के अकॉर्डिंग व्याकरण शास्त्र बनता है। तो व्याकरण के जो अपवाद नियम बताएंगे वो किसके अकॉर्डिंग बताएंगे? भाषा के, लोक व्यवहार के हिसाब से। तो उसमें ये दोष वाले प्रयोग व्याकरण शास्त्र में एक्सेप्टेड होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि वो तो लोक व्यवहार के हिसाब से चल रहा है ना व्याकरण शास्त्र, तो पर शब्द ने एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। इस वजह से ये व्याकरण शास्त्र का भी उल्लंघन कर देता, उससे भी आगे बढ़ जाए। बात समझ में आई मोहित? जी भाई साहब हो गया। व्याकरण शास्त्र में भी ये चीज मिल जाएंगी, पर शब्द ने एक्सेप्ट नहीं करा। चलिए और कोई प्रश्न किसी का? और कोई है? चलो नहीं भाई साहब। ठीक है, अभी वाली क्लास यहीं पूरी करते हैं, समय अपना ज्यादा ही हो गया है आज, अगली भी कक्षा है। सभी को जय हिंद। और खुद करवा से हाँ, पीछे से रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।